जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने कल बात की थी किसकी, एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए जी के जीएस की। कल हम लोगों ने स्ट्रेटजी का वीडियो देखा था और हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग 6 दिन में कैसे कंप्लीट करने वाले हैं जी के जीएस को। तो आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने कल का वीडियो जरूर देखा होगा। तो आज हम लोगों का ये फर्स्ट वीडियो है 6 मार्च को, किसका, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का। और इसमें हम लोग ये जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे आप लोगों की पूरी 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 पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है और यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। बस करना क्या है, वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो मैं पॉइंट बताऊंगी, हो सकता है अगर क्वेश्चन और आगे बढ़कर आता है तो यहीं से आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी जो मुझे आता है, मैं वो बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आना है, जो आता है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ यानी कि बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो 12 मार्च को आप लोगों का ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 13 मार्च को एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो देख लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन। तो हम लोग 12 मार्च के बाद देखने वाले हैं क्या करेंगे, पहले 6 दिन में 6 नंबर तो बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। 6 नंबर यहीं से आने हैं 6 दिन में मात्र। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगता है लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को जानने से पहले जान लीजिए संविधान सभा क्या होती है और इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं संविधान सभा से, ये यहाँ देख लीजिए। तो बात करें संविधान सभा की हम लोग, तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। इसे ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, वरना ना ध्यान रखिए। आ भी सकता है, वैसे आता बहुत कम है ये कि संविधान सभा का गठन 1946, ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रखिए। संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक 1946 में ही हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जहां पर उसके हेड या अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। जब पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर दे दीजिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर हम लोगों का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आप लोगों को कई क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में किया गया था। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे, तो ध्यान रखिएगा 389 थे। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए। संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार उसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का यहाँ का नहीं है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे, उसे नहीं, ये है किसे, किसे नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे, संवैधानिक जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान की समिति के, वो कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान की बी.एन. राय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राय थे। कौन थे, बी.एन. राय। वहीं पर पूछ लिया जाए प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति में टोटल मेंबर 7 थे, जिसके हेड कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। और प्रांत समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे, तो 7 थे। ध्यान रखिएगा। वहीं पूछ लिया जाए कि संचालन समिति के हेड कौन थे, ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? अब यहाँ से दो क्वेश्चन आता है, कब पारित किया, दूसरा आता है कब लागू किया। तो क्वेश्चन देखते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं, तुरंत आंसर मार देते हैं 26 जनवरी 1950। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया या पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। जब पूछा जाए कि लागू कब किया गया तब ये आंसर होता है, लेकिन जब पूछा जाए पारित कब किया गया तो 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसे नहीं किसे है ये, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है आर्टिकल 32, जिसे क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। लेकिन अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, वो बात क्या है? बात ये है कि प्रस्तावना, प्रियम्बल आप लोग जानते होंगे, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, इसे संविधान सभा में पेश किसने किया था? तो पीटी नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर को पेश किया था। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना के डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था और ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये डेट वेट नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पूछा जाए प्रस्तावना को ये पूछा जाए कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तब आंसर होगा प्रियम्बल, प्रस्तावना। लेकिन जब पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब ध्यान रखेंगे, तब आंसर देंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का इंटेक 2025 वाले में, ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। ये ध्यान रखिएगा। विधि का निर्माण, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है इंग्लैंड से ही। और संसदीय प्रणाली तो जरूर ध्यान रखिएगा, अभी इंटेक 2025 में आया था। मूल अधिकार, इसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, आप लोगों को पता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया या रूस से। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। संघीय प्रणाली कनाडा से, मूल अधिकार यूएसए से, संसदीय प्रणाली लंदन यानी कि इंग्लैंड से, और मूल कर्तव्य रूस से। एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और थोड़ा और यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, अभी नीचे हम लोग देख लेंगे उसे भी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो मूल अधिकार वही है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ये लिए गए हैं अमेरिका से। अब यहाँ बात आ गई है अमेरिका से, तो यहाँ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि यूएसए से मौलिक अधिकार तो लिया ही गया है, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, इनका पद भी यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रणाली भी यहीं से लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रणाली भी यहीं से ली गई है। तो इस सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। रूस से मैंने बताया क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। जापान से आपात उपबंध लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? आप लोग जानते हैं क्या कहा है? संविधान की आत्मा। इसके द्वारा आर्टिकल 32 है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जिसमें से यहाँ 3 दिए गए हैं, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश। 2 बचा है क्या? अधिकार परीक्षा लेख और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 होते हैं। तो इसमें से जो उत्प्रेषण है इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, ये ध्यान रखना बस। 32 के तहत 5 रिट जारी करते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि बहुत नहीं पूछा जाता, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ध्यान रखना है, सिंपल सा समवर्ती सूची। प्रस्तावना भी मैंने कहा था, प्रियम्बल आप लोगों को, ये लिया यूएसए से गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इसकी लैंग्वेज या इसकी भाषा पूछे कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये प्रस्तावना वाला बहुत फंसाता है, पूछा जाए कहाँ से लिया गया तो यूएसए से, पूछा जाए इसकी भाषा कहाँ से ली गई तब बताइएगा आंसर ऑस्ट्रेलिया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपातीय उपबंध। ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है, मैंने बताया। इसका वर्णन किस में किया गया है? तो बहुत सिंपल सा है, दो चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है आप लोगों को। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये आप लोगों को पता होगा। ये होता है राष्ट्रीय आपात, ये होता है राष्ट्रपति शासन और ये होता है वित्तीय आपात। तो ये आर्टिकल बहुत कम ही पूछा जाएगा आप लोगों से, पूछा क्या जाएगा वो ध्यान रखिए। आपात का उपबंध कहाँ से लिया गया है? मैंने बताया कि कहाँ से लिया गया है, ये जापान से। ये भी नहीं पूछा जाता कहाँ से लिया गया है, इसका डायरेक्ट पूछा जाएगा किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। आपात उपबंध का भाग 18 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 18 में। तो ये ध्यान रखिएगा कितने आपात लगते हैं, तो 3 लगते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार कितने दिए गए थे, मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे? 7। एट प्रेजेंट कितने हैं? तो एट प्रेजेंट 6 हैं, वर्तमान में 6 हैं, लेकिन दिए गए थे मूल संविधान में 7। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, उसे किस में जोड़ा गया है? 300A में है, ये 300A में है। तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो यहाँ से ये पूछ रहा है, तो भाग ध्यान रखिएगा 3 में वर्णित है, लिया इसे यूएसए से, ये भाग 3 में वर्णन है, लिया इसे यूएसए किससे गया है, वर्तमान में 6 हैं और 12 से 35 आर्टिकल के बीच इसका वर्णन है। इतना चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ये किसी न किसी सेट में टपकेगा जरूर कि प्रारंभ में कितने दिए गए थे, तब आंसर होगा 7। लेकिन पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तब आंसर जरूर दीजिएगा 6, कि कन्फ्यूज मत होइएगा। ये पहले दिए गए थे, वर्तमान में केवल 6 ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ये ध्यान रखिएगा मूल संविधान का हिस्सा था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत कम समय में हम लोग करने का इसे प्रयास करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड बचा है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? कर तो इसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 20 और 21 को छोड़कर। पूछा जाए किसका निलंबन, किन मौलिक अधिकारों का नहीं कर सकते, तो 20 और 21 का नहीं कर सकते, बाकी सारों का कर सकते। 12 से 35 तक दिए गए हैं, तो 20 और 21 को नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। बाकी का कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है एक क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के तहत किया गया। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 124 इससे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में है, और आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो इतने पॉइंट आप लोग न्यायपालिका से भी ध्यान रखेंगे। संसद की बात करें तो आप लोग संसद जानते हैं किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बात करें संसद की, संसद कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा और ये राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा जो होता है इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार? तो ये जरूर आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये जरूर आएगा। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार बाध्य है, आर्टिकल 21A के तहत।
तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ रिपीट होते हैं तो परेशान मत होइए, ये आप लोगों का रिवीजन ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो वहाँ आप लोगों ने आर्टिकल नहीं देखा था, वहाँ पर लिखा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में किया गया है। तो यही है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आर्टिकल के लिए परेशान मत होइए कि आर्टिकल से जो क्वेश्चन आता है उसको क्या करें। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है 15-16 वो मैंने नीचे लिखा है, बस वहीं से अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से फंस जाएंगे, परेशान मत होइए। अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन किया गया? मैंने बताया 6 मौलिक अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पर 4 लिखे हैं, समता एवं समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। केवल 2 बचा है, जो कि हम लोगों ने ऊपर एक को पढ़ भी लिया। क्या मैंने पढ़, तो देखिए समता एवं समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच दिया गया है, और दूसरा जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका वर्णन आर्टिकल 1922 के बीच में। तीसरा होता है 23 से 24 के बीच में है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो चौथा होता है हम लोगों का, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 29 से 30 में क्या है, एक अधिकार होता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 32 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ऐसे ही डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि 25 से 28 में किसका वर्णन है, तो ध्यान रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए ये एक अनुच्छेद है जो बार बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता के अंत का वर्णन कहाँ किया गया है। तो मैंने ये जहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं नीचे, वहाँ मैंने इसको भी लिखा है, तो वहाँ भी आप लोग इसे पढ़ने को पाएंगे कि अस्पृश्यता के अंत का वर्णन आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार? तो यही पूछा जाता है कई तरह से कि जीवन का अधिकार, या पूछा जाएगा निजता का अधिकार, या पूछा जाए कोई व्यक्ति अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहता है, इसकी स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, ये तीसरी बार आ गया, तो बिल्कुल रट लीजिए। यूएसए से, कनाडा से मैंने बताया क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से मैंने समवर्ती सूची लिया गया है बताया, उसके बाद प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ये भी बताया। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब डीपीएसपी की बात आ गई है तो थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। डीपीएसपी इसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है। आर्टिकल के लिए परेशान मत हुई है, नीचे अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। संसद में पूछा जाए कितने सत्र होते हैं, तो 3। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र, और एक होता है शरद या शीत। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म पूछे तो वो नहीं होता है, 3 सत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ सकता है, आ गया है, तो जीवी मावलंकर, जिन्हें कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो अब आप लोगों को पता है कि पहले लोकसभा में भी किए जाते थे, 2 सदस्यों को मनोनीत कौन करते थे? राष्ट्रपति करते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था हटा दी गई। अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाते, केवल राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं? तो 12। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें कहा जाता है उपराष्ट्रपति, इसके पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकते? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन, ऐसे 1 लाइनर, ऐसे टाइप के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका, पूछा जाए केंद्र की कार्यपालिका का हेड या प्रधान कौन होता है, तब तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन जब पूछा जाए वास्तविक हेड,
वास्तविक प्रधान कौन होता है, तब आंसर दे दीजिएगा प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, जब वास्तविक पूछे तभी दीजिएगा आंसर प्रधानमंत्री, नहीं तो होगा राष्ट्रपति। पूछा जाए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तब भी आंसर होगा राष्ट्रपति जी का। बलवंत राय मेहता समिति किसी न किसी शिफ्ट में जरूर टपकेगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन, अब पता है आप लोगों को, पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था, ये इसका गठन 1957 में किया गया था और इसके द्वारा आप लोगों को पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसमें मांग की गई थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की पंचायत की, तो जिसमें आप लोगों को पता है कि ग्राम सभा, नगर पंचायत और जिला पंचायत होता है। तो आप लोगों को ये पता है कि 2 अक्टूबर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था लागू की गई, पंचायती राज व्यवस्था को शुरू की गई थी। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले, कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले में ये व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में चालू की गई, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में चालू की गई थी और नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्यों, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और वो इसके बहुत पक्ष में थी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस समिति से है या किस व्यवस्था से है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहाँ होते हैं आप लोगों को पता होगा। एमपी कहाँ होते हैं, एमपी आप लोगों को पता है ना कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें कहा जाता है। वैसे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेंबर, क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कई पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बन चुके हैं, तो लगातार 2 बार कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 35 ईयर। चाहे पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, चाहे पूछे क्या कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होती है, सबके लिए कितना हो जाएगा 35 ईयर। और वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 ईयर। और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी, सीएम बनने के लिए कितनी आयु होती है, तो 25 ईयर न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये दोनों का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बात चल रही थी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की बात चल रही थी, तो एकमात्र राष्ट्रपति जो कि 2 बार बन चुके हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और आप पहले मुसलमान पूछ लिया जाए कि पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन थे। कौन थे, जाकिर हुसैन थी। तो अब यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले की बात हम लोगों ने जान लिया, पहले कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वर्तमान कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जी की थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पूछा जाता है ये इससे पहले क्या थी, तो झारखंड में राज्यपाल थी। क्या थी, ये झारखंड में राज्यपाल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाए गए अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो अब यहाँ मैंने ये क्यों लिया है, बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आता है। तो 24 तीलियां हैं, आप लोगों को पता है। अब यहाँ से आप लोग ये पॉइंट समझिएगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे किसने बनाया है, इसका डिजाइन किसने राष्ट्रीय ध्वज का किया है, तो पिंगली वेंकैया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा और राज्यसभा दोनों में पूछा जाता है कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, तो सबसे ज़्यादा इसी राज्य से है, उत्तर प्रदेश से 31 हैं। और विधानसभा में पूछा जाए तो 403 है। कितनी है विधानसभा में,
403 सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम किस राज्य की हैं? तो सिक्किम की हैं। किस राज्य की सबसे कम है? सिक्किम की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें यूपी से है 403, सबसे कम कहाँ से है? सिक्किम से। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य कितनी यूटी हैं? 28 राज्य 8 यूटी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला सीएम। क्या क्वेश्चन बनता है? पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला सीएम, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू। पहली महिला सीएम बनने वाली सुचेता कृपलानी। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला सीएम कौन थी? और ये यूपी की थी। यूपी की पहली महिला सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की बनी थी ये भी पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी, वो भी किस राज्य की बनी थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी की ही बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित आरती शाह, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला आरती शाह जी हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दो बार फतेह करने वाली महिला कौन थी? तो वो कौन थी? आप लोगों को पता होगा, संतोष यादव। पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली? तो वो पता होगा, बछेंद्री पाल, भारतीय महिला। लेकिन दो बार फतेह करने वाली तो संतोष यादव। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये बहुत पूछा जाता है। और आप लोगों को पता होगा क्या कि सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं, तो तीनों यहीं पर देख लीजिए कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और नेशनल एंथम की बात करें, ये तो नेशनल सॉन्ग हो गया। नेशनल एंथम की बात करें तो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और सबसे पहले नेशनल एंथम 1911 कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। आप लोगों को पता है 1911 में गाया गया था। कानपुर अधिवेशन 1911 में गाया गया था, लेकिन वो बांग्लादेश का था। आप लोगों को पता होगा कि अमार सुनार बांग्ला कहाँ का है? बांग्लादेश का। वो भी किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो 1911 में वो गाया गया था, लेकिन भारतीय नेशनल एंथम को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और ये 52 सेकंड में गाया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए क्या कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, और नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो ये ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 52 सेकंड में गाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है ये पूछा जाए तो मोहम्मद इकबाल। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, क्या है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु अपने पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो इसका आंसर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में। कहाँ आंसर देंगे इसका? कमेंट बॉक्स में। ये एक आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए उपराष्ट्रपति जी के बारे में। ये होते हैं प्रेसिडेंट, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें बोला जाता है उपराष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना हो तो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अब ये ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। और शपथ दिलाना हो तो कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना हो तो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल इनसे 63 ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? आर्टिकल 63 और 64। आर्टिकल 63 और 64 ध्यान रखेंगे। इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 63 में वाइस प्रेसिडेंट के पद की बात की गई है, और 64 में बात की गई है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बात कर ले
प्रधानमंत्री की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर ले, कैग की बात कर ले, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सबसे एक क्वेश्चन आएगा, नियुक्ति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? लोकसभा का विघटन, ये आपकी दूसरी बार आया है, राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता, अध्यक्ष पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष होते ही हैं जिन्हें मेंबर के द्वारा चुना जाता है, लेकिन नेता की बात कर ले तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन? देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, क्या बोला जाता है? कैग। तो कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ से आप लोगों को एक बात बताइए, अगर नियुक्ति से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए और केंद्र लेवल पर बात आ जाए, केंद्र लेवल पर, केंद्र की कोई भी, जैसे कैग, अटॉर्नी जनरल या कोई भी बात आ जाए कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप लोग आंसर क्या देंगे? राष्ट्रपति। ज़्यादातर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगर ना आ रहा होगा तब आंसर दीजिएगा, आ रहा होगा तब तो आंसर अच्छे से दीजिएगा, अगर नहीं भी आ रहा है और केंद्र की बात आ जाए तब आंसर दे दीजिएगा क्या? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो कैग थोड़ा यहाँ से आर्टिकल भी समझ लीजिए इनसे। आर्टिकल 148 में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 में इनके पद का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 149 में क्या कहा गया है? इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी, पता होगा आप लोगों को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राज्यसभा का, एक लोकसभा। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। और वहीं पर अगर यहाँ पर लोकसभा पूछा जाएगा तो 17 अप्रैल 1952। दोनों ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 और राज्यसभा का तो 17 अप्रैल 1952। दोनों ध्यान रखिएगा। मत देने का अधिकार, आप लोगों को पता है कि सब पहले मत देने की आयु, न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 ईयर, 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन ये सब बहुत कम ही पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि अधिकार देना जो है वो संवैधानिक अधिकार है, आर्थिक, कानूनी या नागरिक अधिकार। तो ये संवैधानिक कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक, ये वहाँ पे आएगा मात्रा है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या, सर्वोच्च न्यायालय तो कितनी होती है? 33 + 1। ये 33 जो होते हैं ये तो न्यायाधीश होते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा? सही 34। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 होती है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ये अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। टोटल कितने होते हैं? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। और इससे आर्टिकल जो आप लोगों को पता है, आर्टिकल 124, 125, 131, 137, 129, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इनसे रिलेटेड, जो कि अभी हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में हाई कोर्ट जो टोटल 25 है और 25 नंबर का लेटेस्ट वाला जो है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती है। तो 25 राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से जो क्वेश्चन आता है, भाग से, अनुसूची से जो क्वेश्चन आता है, उसको अभी हम लोग नीचे देखने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ?
तो कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और इसके हेड कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार हैं, ओम बिरला जी हैं, कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, राजीव कुमार नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। पहले कौन थे? जीवी मावलंकर, सभी को पता होगा। लेकिन वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, ये मत भूलिएगा। आरबीआई के वर्तमान हेड कौन है? तो पता होगा आप लोगों के, कौन है वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के वर्तमान हेड कौन है? संजय मल्होत्रा है। वहीं पर पूछ लिया जाए वर्तमान कैग कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं, आप लोगों को पता होगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार आया है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? अब मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं, तो कौन करेंगे? राज्यपाल, राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात करते तो राष्ट्रपति हो जाता। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है क्वेश्चन? राज्य की कार्यपालिका का हेड, वही मैंने बताया कि मैंने कार्यपालिका बताया आप लोगों को केंद्र की। केंद्र में कार्यपालिका का हेड होते हैं कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री। वैसे राज्य में भी होता है, राज्य की कार्यपालिका के हेड गवर्नर होते हैं, राज्यपाल। लेकिन वास्तविक जब पूछा जाएगा तो सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो राज्य की कार्यपालिका का हेड ऐसे पूछा जाए तो राइट आंसर गवर्नर, राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों के सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्या? अब अनुसूची, भाग, अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अनुसूची, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? यहाँ से एक पॉइंट पहले समझिए कि जब संविधान बनाया गया था तो उसमें टोटल अनुच्छेद 395 थे। भाग की बात करें तो भाग 22 था, और अनुसूची की बात करें तो 8। ये आप लोगों को पता है। लेकिन बाद में अनुसूची 4 बढ़ाई गई, वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। तो अब अनुसूची से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ध्यान रखिए। अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले ये समझिए, एक अनुसूची में भारत के राज्य और भारत के राज्यों की बात की गई है। अनुसूची 2 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात किसमें की गई है? अनुसूची 1 में। 2 में किसकी बात की गई है? तो वेतन और भत्ते की। 3 में बात की गई है शपथ की। 4 में बात की गई है राज्यसभा सीटों की। 5 सभा में अनुसूची 5 में किसकी बात की गई है? तो अनुसूची जातियों और जनजातियों की। अनुसूची 6 में किसकी बात की गई है? केवल जनजातियों की। और 7 में किसकी? और 8 में 7 में 7 से 7 होता है, 7 से सूची, तो 7 में सूचियों की बात की गई है, और 8 में भाषाओं का। एक बार फिर से, ये पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से। जो पूछा जाएगा वो ये सिर्फ क्या पूछा जाएगा? अनुसूची क्या पूछी जाएगी? 9, 10, 11, 12, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अनुसूची 9, 10, 11, 12, ये 4 अनुसूची आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुसूची 9 क्या है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल से संबंधित है। और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है, अनुसूची 11 और 12, ये मत भूलिएगा। 11 में क्या है? पंचायत की बात की गई है, और 12 में नगर पालिका की। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पंचायत गवर्नर किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में है? तो 11 में। और नगर पालिका का 12। ये 2 अनुसूची ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ से अनुसूची सारी आप लोगों की क्लियर हो गई। आइए भाग, पता है आप लोगों के, वैसे तो 25 भाग हो गए हैं, लेकिन मुख्य कितने भाग हैं? 22 भाग ही हैं। उसके अंतर ही आप लोगों को पता है। भाग 4 ही है, भाग 9 है, 9वीं है, ये आप लोगों को पता है। तो इससे जब जोड़ा जाता है तो 25 हो जाता है, लेकिन भाग कितने हैं? केवल 22 भाग ही है। तो थोड़ा भाग भी ध्यान रख लीजिए, जो भाग से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखिए, ये ध्यान रखेंगे भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 4 में क्या है? भाग 4A में क्या है? भाग 9 में क्या है? भाग 9A में क्या है? भाग 9V में क्या है? उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे? भाग 15 में क्या है? भाग 17 में क्या है? भाग 18 में क्या है? भाग 20, इतने में ध्यान रखना है। तो भाग 3 में क्या है? नोट करिए क्या दिया गया है?
मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राजकीय नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9A में नगर पालिका है। भाग 9B में सहकारी समितियां हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है। भाग 15 में क्या है, चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। और भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट भाग हैं जो पूछे जा सकते हैं। भाग 3, भाग 4, भाग 4A, उसके बाद भाग कौन सा ध्यान रखेंगे, भाग 9 ध्यान रखेंगे। भाग 9A ध्यान रखेंगे। तो भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में DPSP, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 9 की बात करें तो पंचायत की बात की गई। भाग 9A की बात करें नगर पालिका की है। 9B की बात करें तो सहकारी समितियां हैं। भाग 11 संघराज संबंध के बारे में बात किया गया है। उसके बाद भाग 15 की बात करें तो ये दिया गया है, भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, जो कि कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। तो ये हो गए आप लोगों के भाग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से ध्यान रखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, 14, 17, 19, 20, 21। तो यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 14 में क्या है, 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, आर्टिकल 14 में। 17 में क्या है, अस्पृश्यता के अंत का वर्णन। 14 में क्या है, 14 में वर्णन किया गया है किसका, 14 में वर्णन किया गया है कानून के समक्ष समानता। 17 में अस्पृश्यता के अंत की। 19 में स्वतंत्रता की, जो प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाए तो ये सब किस में है, 19 में। भाग 20 में किसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे, अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार है किसमें, भाग 20 में। भाग 20 में अपराध के दोष सिद्धि का वर्णन। 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और 22 में किसका अधिकार दिया गया है, तो गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार। और 23 में किसका वर्णन किया गया है, तो बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 तक आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, बस थोड़ा और ध्यान रखना है। देखिए क्या है, 23 तक क्लियर हो गया आप लोगों के। आर्टिकल 32 मैंने बताया संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आर्टिकल 36 से 51 के बीच आप लोगों को पता है DPSP दिया गया है। तो भाग 37 में क्या कहा गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। भाग 40 में पंचायत का वर्णन किया गया है। 44 में समान नागरिक संहिता है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात पूछे तो आर्टिकल 51 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे, मैंने बताया आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस में किया गया है, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 51A में क्या है, आर्टिकल 51A में क्या है, तो ध्यान रखेंगे फंडामेंटल, क्या ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 51A में है। 76 में अटॉर्नी जनरल, 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 110 में धन विधेयक और वित्त विधेयक का वर्णन किसमें है, धन विधेयक 110 और वित्त आयोग का वर्णन किसमें है, तो 280 में। आर्टिकल 148 में क्या है, तो कैग, ये मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को, कैग है। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा और ध्यान, बस इतना थोड़ा और बचा है, ध्यान रखिए क्या है। आर्टिकल 60 में क्या है, तो प्रेसिडेंट के शपथ की बात की गई है। 61 में इनके इम्पीचमेंट की बात यानी महाभियोग की बात की गई है। और 52 में उनके पद की, 52 में पद, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, ये ध्यान रखेंगे। 63 में क्या है, 63 में उपराष्ट्रपति। और 64 में बताया गया है कि वो क्या होंगे, प्रदेश सभापति होंगे।
74 में किसकी बात की गई है? मंत्रिपरिषद की बात की गई है। और 75 में मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे, ये बताया गया है। और उसके बाद ये 146 नहीं, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे 143। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से जो राष्ट्रपति होते हैं वो सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर मैंने जितना क्वेश्चन कराया है उससे ही आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत कम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैसे ही आप लोग इसे ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाले मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।